नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीचर्स फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर फॉरवर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे साइंस के प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे और प्रैक्टिस सेट नंबर आपका सेकंड होने वाला है। इसके पहले जो है पहला प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी जो है कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट कर चुके हैं। एनसीईआरटी का पूरा निचोड़ यहाँ पे मिलने वाला है, सारे संभावित प्रश्न है। अगर पहला प्रैक्टिस सेट आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे ऑलरेडी लिंक दे दिया गया है, प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा। तो प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाइए, सारे आपके क्लासेज जो है चैप्टर वाइज फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाते हैं, वो भी आपके एनसीईआरटी एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आज के प्रैक्टिस सेट का कि निम्नलिखित में से केवल अदिश राशि को चुनना है। ऊर्जा, संवेग, आघूर्ण और बल। सदिश और अदिश राशि से एक प्रश्न आना कन्फर्म है, ये ध्यान दीजिएगा। तो इनमें से केवल जो है अदिश राशि को चुनना है। तो सभी लोग जानते हैं जिन राशियों को पूर्णतः निरूपित करने के लिए केवल आपके परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं होती, उन्हें अदिश राशियां कहते हैं। अदिश राशि में केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। तो ऊर्जा यहाँ पे क्या होगी? अदिश राशि हो जाएगी। समय, चाल, द्रव्यमान, ऊर्जा, कोण, आवेश, आयतन, ये सारे आपके अदिश राशियां हैं। इसके बाद बात करेंगे अगले प्रश्न की। दोस्तों, वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है गुरुत्व द्वारा, पवनों द्वारा, बादलों द्वारा या पृथ्वी के घूर्णन द्वारा रखी जाती है। तो वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर जो रखी जाती है वह किसके द्वारा रखी जाती है? तो वह दोस्तों गुरुत्वीय बलों का योगदान इसमें होता है, गुरुत्व द्वारा रखी जाती है। इसलिए हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस पहला ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, यदि 125 मीटर गहरे कुएं में एक पत्थर गिराने पर उसके पानी में छपाक की ध्वनि गिराने के समय के 5.4 सेकंड के बाद सुनाई पड़ती है, तो वायु में ध्वनि की गति होगी, जहां पर गुरुत्वीय त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दिया गया है। देखिए, यदि 125 मीटर गहरा कुआं है और एक पत्थर गिराने पर उस पानी में छपाक की ध्वनि आती है और गिराने समय के 5.4 सेकंड बाद सुनाई देती है, यानी आवाज बाद में आती है, तो वायु में ध्वनि की गति बताना है। तो मान लेना है पत्थर पानी में टी समय पश्चात टकराता है। कितने समय? टी समय पश्चात टकराता है। तो H बराबर UT प्लस 1/GT², ये हमारा फार्मूला होता है। तो H हमारा 125 दिया गया है, गहरा कुआं, ऊंचाई कितनी दी गई? 125 बराबर UT का मान 0 है, 1/2, G का मान 10 ऑलरेडी दिया गया है, तो गुणे यहाँ पे 10 कर लेंगे और गुणे T² कर लेंगे। यहाँ पे T की वैल्यू हमारी निकल आ जाएगी, ठीक है। तो T² बराबर क्या हो जाएगा? T² यहीं से T² बराबर हो जाएगा 125 गुणे 2/10, अर्थात इसको करेंगे तो 25 बराबर 25 आ जाएगा। कितना जाएगा? 25 आ जाएगा, क्योंकि अगर 2 से काटते हैं 5 आएगा, 5 से 125 को काटिए, कितना आ रहा है? 5 दूनी 10, 55 25। तो T² बराबर कितना आ रहा है हमारा? T² बराबर 25 आ रहा है, यानी 5 का स्क्वायर। तो T की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा? T की वैल्यू हमारी 5 सेकंड निकल के आ गई। अब आपका ध्वनि का वेग यहाँ पे आपको समझने में पता चल जाएगा। 5.4 ये दिया गया है, 5.4 माइनस 5 कर दीजिए तो 0.4 सेकंड वैल्यू आ जाएगी। तो ध्वनि का वेग कितना हो जाएगा? दूरी बटे समय होता है, तो दूरी 125 है और समय 0.4 सेकंड लग रहा है, यानी कितना आ गया? 312.5 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। तो जो पहला ऑप्शन दिया गया है वह आपका सही हो जाएगा। तो सारी चीजें आपकी क्लियर हो चुकी हैं। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, एक मनुष्य की स्वस्थ आंख के लिए निकट बिंदु कितना होगा? 25 मीटर, 17 मीटर, 25 सेंटीमीटर या 1 मीटर हो जाएगा। एक मनुष्य की स्वस्थ आंख के लिए निकट बिंदु पूछा जा रहा है, तो वह हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, क्योंकि है वह 25 सेंटीमीटर होता है। टी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसके बाद जो अगला प्रश्न दिया गया है, ध्यानपूर्वक देखिएगा, समझिएगा और फीडबैक कीजिएगा। रफ पेन कॉपी ले लीजिए, क्योंकि साइंस का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1 किलोवाट प्रति घंटा किसके बराबर होगा? तो आप सभी लोग जानते हैं कि 1 किलोवाट प्रति घंटा बराबर होता है 60 गुणे 60 गुणे 10 की घात 3,
अर्थात 3600 गुणे 10 की घाते 3 अर्थात 36 गुणे 10 की घाते 5। ये दो जीरो को यहाँ पे हम घात में कर देंगे तो 36 गुणे 10 की घाते 5 जूल आ जाएगा। तो ये जो पहला ऑप्शन दिया गया है वह आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न दिया गया कि पहिए में बॉल बेरिंग का काम क्या होता है। घर्षण को बढ़ाना होता है, गतिज घर्षण के बेलन घर्षण में बदलना होता है, स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना होता है, मात्र सुविधा के लिए होता है। तो पहिए में बॉल बेरिंग का जो कार्य होता है वह किसका होता है, गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना होता है। बॉल बेरिंग अभियांत्रिकी में प्रयोग आने वाला एक घुमावदार रोलिंग एलिमेंट्स होता है जो कि गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदल देता है। और बॉल बेरिंग क्यों कौन सा होता है, सर्पी घर्षण को लोथनिक घर्षण में बदल देता है। जो बॉल बेरिंग होता है वह सर्पिल जो घर्षण होता है उसको किस में बदल देता है, लोथनिक घर्षण में बदल देता है। अगला विद्युत चालकता की यूनिट क्या होती है, सभी बताइएगा। बहुत ही अच्छा बेहतरीन प्रश्न है। तो विद्युत चालकता की जो यूनिट कहला जाती है वह ओम कहला जाती है। पदार्थों द्वारा विद्युत धारा संचालित करने की क्षमता की माप को विद्युत चालकता कहते हैं। इसका मात्रा मोह है, मोह के नाम से जाना जाता है, ना कि ओम। किसकी बात करेंगे, मोह की बात करेंगे। काफी बार पूछा गया प्रश्न है तो ये भी ध्यानपूर्वक समझना है। विद्युत चालकता की यूनिट क्या है। ठीक है, इसको देखिए, मोह को जो है आपका सीमेंस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सीमेंस। अगर सीमेंस शब्द आए तो सीमेंस को भी ध्यान देना है। अगला प्रश्न है, विद्युत और चुंबकत्व के बीच लिंक की खोज किसने की थी। मैक्सवेल ने, डीजल ने, माइकल फैराडे ने या वोल्ट ने की थी। तो आप सभी लोग जानते हैं, ज्ञानी सर्व व्याख्याता लोग हैं। प्रत्येक भाई बहन गृहिणी आप सभी कमेंट कीजिएगा जिनका सपना है टीटी एग्जाम को फतेह करना, क्रैक करना। तो विद्युत और चुंबकत्व के बीच लिंक की खोज की बात की जाती है तब आपका माइकल फैराडे का नाम आता है। उन्होंने ज्ञात किया कि जब किसी परिनालिका के समूह किसी चुंबक को तीव्र से लाया जाता है तो उसमें विद्युत धारा उत्पन्न होती है। और यह कहा जा सकता है कि परिनालिका और चुंबक की सापेक्ष गति से परिनालिका में विद्युत धारा का प्रेरण होता है। इंडक्शन की बात करेंगे, माइकल फैराडे इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। यूरेनियम अंततः किस तत्व के स्थायी आइसोटोप अर्थात समस्थानिक में बदल जाता है। तो यूरेनियम जो है जिस तत्व के स्थायी आइसोटोप या समस्थानिक में बदल जाता है वह आपका कौन सा कहलाता है, कहलाता है दोस्तों सीसा। रेडियम फास्फोरस 32, इसका प्रयोग चर्म रोगों के उपचार में किया जाता है। लेकिन यहां पे बात की जा रही है आपके पर यूरेनियम की बात कर रहे हैं, यूरेनियम के समस्थानिक की बात करेंगे। तो यूरेनियम की अगर बात करते हैं तो यूरेनियम के रेडियो एक्टिव जो विघटन होता है इसके फलस्वरूप लेड, सीसा को क्या बोला जाता है। अगर लेड ऑप्शन दिया गया है तो ये भी आपको समझ लेना है, लेड इज द राइट आंसर। इसे हम पीवी से डिनोट करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक 82 है, ये भी नोट कर लेना है। अगला प्रश्न है, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप। तो हमने पिछले क्वेश्चन में ही बता दिया था कि चर्म रोग के उपचार में किए जाने वाला जो रेडियो आइसोटोप होता है वह आपका दोस्तों रेडियो फास्फोरस 32। क्या होता है, रेडियो फास्फोरस 32 की बात करते हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, C70H35CONA एक है, क्या है यह, साबुन है, अपमार्जक है, रबड़ है या रेयान है। तो शायद आप लोग जानते होंगे, कमेंट बॉक्स में बताइए। यह क्या हो जाता है, साबुन का फार्मूला है। किसका फार्मूला है दोस्तों, साबुन का फार्मूला हो जाता है। यह भी समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एल्केन का समान सूत्र क्या होता है, सभी लोग बताइएगा। एल्केन का समान सूत्र होता है CnH2n+2। यह एल्केन का समान सूत्र होता है।
इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यानपूर्वक समझिएगा। नाइट्रोजन के एक ऑक्साइड का अनुभार 30 है, तो यौगिक के एक अणु में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 30, 15, 11 या 14। तो नाइट्रोजन के एक ऑक्साइड का अनुभार अगर 30 दिया गया है, तो यौगिक के एक अणु में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर पूछी जा रही है तो वह हो जाएगी 15। क्यों हो जाएगी? देखिए, इसका जो फार्मूला होता है वह होता है NO14+16। अब N का परमाणु क्रमांक 7 होता है, O का परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई? 8 7 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। इसलिए बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालेगी? देखिए, वह धातु जो अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालेगी वह आपकी कहला जाती है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम अम्ल के साथ क्रिया करके H2 गैस बनाता है। कैसे? Mg प्लस H2SO4 इक्वल टू MgSO4 प्लस H2 क्या करती है? H2 गैस बना देती है। अगला है, एस्टेरेसी कुल का पुष्पक्रम होता है, सभी बताइएगा। अम्बल, स्पेडिक्स, कैपिटुलम या कैटकिन की बात करेंगे। एस्टेरेसी कुल का पुष्पक्रम इसमें से कौन सा होता है? तो वह कहलाता है कैपिटुलम। जब पुष्प का मुख्य अक्ष या आशय चपटा होता है, यानी पुष्पाक्ष जो चपटा होता है, तो पुष्पक क्या होता है? अतिवृंती आशय पर इकट्ठे लगा होता है। इसको पुष्पक जो होता है, इसको जो है दो प्रकार से, ये दो प्रकार के होते हैं। एक बाहर की ओर होता है जिसे हम रश्मि पुष्पक बड़े, तथा केंद्र में बिंब पुष्पक होता है। संपूर्ण पुष्पक्रम एक अकेले पुष्प की भांति दिखाई देता है। तो पुष्पक्रम जो मुंडक या कैपिटुलम कहलाता है। ठीक है, तो का जो पुष्पक्रम होता है कैपिटुलम की बात करते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसकी पत्तियों में अनुपूर्ण संपूर्ण की जीवन काल में चिरलग्न रहता है? सभी बताइएगा। वह कहला जाएगा हिबिस्कस। चिरलग्न प्रकार के अनुपर्ण पत्ती के साथ सदैव जुड़े रहते हैं, जैसे हिबिस्कस। हिबिस्कस को क्या बोला जाता है? गुड़हल। अब आपको पता चल गया होगा। तो गुड़हल के पत्तियों में अनुपूर्ण संपूर्ण जीवन काल में जो है चिरलग्न रहता है, तो गुड़हल को ही हिबिस्कस बोला जाता है। अगला दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सबसे मीठी शर्करा है? सभी जानते हैं, मीठी शर्करा फ्रक्टोज कहलाती है। यह मुख्यतः फलों और शहद में पाई जाती है। अगला, एक बार दिल से सभी को इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपनी टीटी फैमिली में शेयर कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अवश्य फीडबैक कीजिएगा। दोस्तों, अगला प्रश्न है, फसल चक्रण किसान द्वारा किसकी बढ़ोतरी हेतु अपनाना चाहिए? तो फसल चक्रण किसान द्वारा जिसकी बढ़ोतरी हेतु अपनाना चाहिए वह कहलाता है भूमि उर्वरता हेतु। कि अनाज के बाद दलहन तिलहन, उसके बाद चारा फसल, उसके बाद परती भूमि रखना। ठीक है, इससे क्या होता है? इस विधि से मृदा का संगठन क्या है? सुरक्षित रहता है, मृदा की उर्वरता इसमें बनी रहती है। तो भूमि उर्वरता की बात करते हैं। उच्च वर्ग के पौधों में हरित लवक की आकृति एवं संरचना होती है। डिस्काइड, कपकेकार, गुहीकार या जलिकावत की बात करते हैं। तो उच्च वर्ग के पौधों में हरित लवक की आकृति एवं जो संरचना कहला जाती है वह आपकी कौन सी कहला जाती है? वह कहला जाती है डिस्कॉइड। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं हरित लवक हरे रंग के लवक होते हैं जो पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। और हरित लवक जो होता है स्थायी या अस्थायी रूप में स्टार्च का जो है संचय करता है। ये भी चीजें हैं। अगला है कि किन पौधों में संयुक्त स्पाई पुष्पक्रम पाया जाता है? प्याज के पौधों में, आलू, खीरा या गेहूं के पौधों में।
देखिए दोस्तों, संयुक्त स्पाइक पुष्पक्रम की बात कर रहे हैं। जी हाँ, संयुक्त स्पाइक जो पुष्पक्रम पाया जाता है वो आपके गेहूं में पाया जाता है, क्योंकि संयुक्त स्पाइक को स्पाइकलेट का स्पाइक अवृंत या संवृंत बोला जाता है। और इसमें छोटे छोटे आपके स्पाइक होते हैं, जिसमें कभी कभी अनेक जो है केवल एक पुष्प ही रह जाता है। तो इस प्रकार के पुष्पक्रम गेहूं, जौ, जई में पाया जाता है। तो गेहूं और जौ, ठीक है, स्पाइक पुष्पक्रम। जब पुष्प के विभिन्न भाग या अंग के एक अथवा उनकी वास्तविक संख्या या उसके गुणन में पाई जाती है, तब पुष्प कहलाता है। आपका हेटेरीमीरस, आइसोमीरस, परिजायंगी या उपरिजायंगी। तो आप सभी लोग जानते हैं, जब पुष्प के विभिन्न भाग, अंग एक अथवा उनकी वास्तविक संख्या या उसके गुणन में पाई जाती है, उस पुष्प को क्या बोला जाता है? उस पुष्प को आइसोमीरस बोला जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है? तो सभी लोग जानते हैं, जिप्सम से प्राप्त होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस SO4 Ca1/2 H2O। इसका रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हाइड्राइड। कैल्शियम सल्फेट हाइड्राइड होता है। अगला जो प्रश्न है कि पानी से भरे गिलास में बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, यदि सारी बर्फ जो है पिघल जाए तो जल का तल क्या होगा? तो पानी से भरा गिलास अगर बर्फ का टुकड़ा तैरेगा और सारी बर्फ अगर पिघल जाएगी तो जल का जो तल होगा वह आपका अपवर्तित रहेगा। क्योंकि पिघलने पर बर्फ का आयतन घटता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। बर्फ अगर पिघलेगा तो उसका आयतन घटेगा, ये ध्यान दीजिएगा। छोटी छोटी बातें हैं जो हमें ध्यान देना बहुत जरूरी हो जाता है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है कि वायु में CO2 की कितनी मात्रा है, कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा है? तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इसके बाद ठीक है CO2 की बात करते हैं तो नाइट्रोजन 78 है, ऑक्सीजन लगभग 21 है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का नाम आता है जो 0.03% की बात की जाती है, यानी पहले ऑप्शन की बात करेंगे। और इसके बाद आता है आर्गन। आर्गन का कितना होता है? 0.93% आर्गन का होता है, लेकिन CO2 का 0.03% होता है। तो इन सभी गैसों से एक प्रश्न आएगा, ध्यान दीजिएगा। निम्न में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? विटामिन से एक प्रश्न रखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। वसा में घुलनशील, एडक, आपने पढ़ा होगा, ADEAK। ये एडक वसा में घुलनशील है। और विटामिन BC ये आपके पानी में घुलनशील है। तो एडक अर्थात विटामिन ADEAK ये वसा में घुलनशील। और इसका रासायनिक नाम क्या होता है विटामिन ए का? विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। इसकी कमी से रतौंधी या संक्रमण रोग जैसे उत्पन्न होते हैं। अगला है, शरीर के किस अंग में विटामिन ए की अधिकता एकत्र होती है? तो शरीर के आपके यकृत अंग में। जी हाँ दोस्तों, शरीर के यकृत लीवर में जो है सबसे अधिक मात्रा में विटामिन ए उपलब्ध होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्न में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील नहीं है? देखिए विटामिन B6 ये बी और सी ये जल में घुलनशील है। बाकी जो विटामिन है वह वसा में घुलनशील है। तो विटामिन ए यह हमारा वसा में घुलनशील है, इसलिए जल में घुलनशील कौन सा नहीं है? विटामिन ए नहीं है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे अधिक प्रभावशाली दृश्य शब्द शिक्षण साधन कौन सा होगा? पेडागोजी का प्रश्न है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो सबसे अधिक प्रभावशाली दृश्य शब्द शिक्षण साधन, सभी लोग बताइए। तो भ्रमण की बात करते हैं। शैक्षिक जो भ्रमण होता है सबसे अधिक प्रभावशाली दृश्य शब्द शिक्षण का साधन होता है। इसमें छात्र मनोरंजन के साथ ज्ञान को क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित करना भी सीखते हैं।
अनुसंधान या खोज विधि के जन्मदाता कौन है? तो ये हम क्लास में भी कर चुके हैं यह प्रश्न। तो अनुसंधान और खोज विधि के जन्मदाता की बात करते हैं तो प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग का नाम आता है। इस विधि का प्रमुख उद्देश्य बालकों में खोज की प्रवृत्ति का उदय करना है। यह विधि बालक को स्वयं करके सीखने के लिए प्रेरित करती है। तो प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, टिन का ढक्कन, डोरी, रबड़ का छल्ला, कील, लकड़ी का स्टैंड, हथौड़ी द्वारा इनमें से कौन सा स्वयं निर्मित वैज्ञानिक उपकरण बनाया जा सकता है? किसके? ढक्कन, डोरी, रबड़ का छल्ला, कील, लकड़ी स्टैंड, हथौड़ी, इनमें से कौन सा स्वयं निर्मित वैज्ञानिक उपकरण जो है बनाया जा सकता है? और वह कहलाता है दोस्तों आपका सरल कमानीदार तुला। जी हाँ दोस्तों, हम किसकी बात कर रहे हैं? सरल कमानीदार तुला की बात करेंगे। इसमें टिन का ढक्कन, डोरी, रबड़ का छल्ला, कील, लकड़ी स्टैंड, हथौड़ी, सरल कमानी तुला जिसे हम निर्मित वैज्ञानिक उपकरण कहते हैं, इस पर बनाया जा सकता है। तो सरल कमानी तुला की बात करेंगे। अगला प्रश्न है कि वह काल्पनिक ताप जिस पर गैसों का आयतन शून्य हो जाए उसका मान क्या होगा? बेहतरीन, लाजवाब कह सकते हैं। जी हाँ, टीटी एग्जाम का बेहतरीन साइंस का प्रश्न मैं इसे कह सकता हूं। तो वह काल्पनिक ताप जिस पर गैसों का आयतन शून्य हो जाए उसका मान क्या हो जाएगा? उसका मान होगा -273 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि सभी गैसें इस पर शून्य आयतन घेरेंगी। और सभी लोग जानते हैं चार्ल्स का नियम। जी हाँ दोस्तों, प्रोफेसर चार्ल्स का नियम है कि परम शून्य अर्थात -273 डिग्री सेल्सियस पर गैस का आयतन शून्य हो जाना चाहिए। परंतु सभी वास्तविक गैसें जो हैं इस ताप तक पहुंचने के पहले द्रवित हो जाती हैं। तो गैस की बात करें तो आयतन अगर गैसों का शून्य होना है तो -273 डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं। दोस्तों, पराध्वनिक विमान उड़ते हैं। किस में उड़ते हैं? ध्वनि की चाल से, प्रकाश की चाल से, ध्वनि की चाल से अधिक या ध्वनि की चाल से कम। तो पराध्वनिक जो विमान होते हैं वह आपके ध्वनि की चाल से अधिक विमान उड़ते हैं। ठीक है, विमान जो है ध्वनि की चाल जो है 332 मीटर प्रति सेकंड से अधिक होती है। आपके पराध्वनिक विमान की चाल जो है, ध्वनि की चाल जो होती है 332 मीटर प्रति सेकंड, इससे यह पराध्वनिक विमान की उड़ान जो है अधिक होती है, स्पीड होती है। तो ध्वनि की चाल से अधिक की बात करेंगे। खाना पकाने के बर्तन के लिए सर्वोत्तम पदार्थ वह होगा जिसके लिए विशिष्ट ऊष्मा तथा चालकता के मान जो क्रमशः होंगे वह कहा जाता है निम्न तथा उच्च होंगे। खाना पकाने के बर्तन के लिए सर्वोच्च पदार्थ वह होगा जिसके लिए विशिष्ट ऊष्मा तथा चालकता के मान क्या होंगे? विशिष्ट ऊष्मा जो है निम्न होगी और चालकता उच्च होगी। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, सभी लोग यहाँ पे प्रेम पूर्वक कमेंट कीजिएगा, प्रेम पूर्वक फीडबैक कीजिएगा। अगला प्रश्न है, 36 से कितने कोण पर एक क्रिकेट गेंद को मारा जाए कि वह मैदान पर अधिकतम दूरी तय करेगा? ध्यानपूर्वक समझिएगा, इस प्रकार से बहुत प्रश्न आपको मिलेंगे। 36 से कितने कोण पर एक क्रिकेट गेंद को मारा जाए कि वह मैदान पे अधिकतम दूरी तय करे? तो अगर 36 से देखें तो वह आपका लगभग 45 डिग्री। जब क्रिकेट में IPL चल रहा है, सिक्स मारते हैं तो देखते होंगे 45 डिग्री जाता है लगभग, क्योंकि ऊपर जाएंगे तो फिर दूरी नहीं जाता, बाउंड्री के अंदर कैच हो जाएगा। तो वह लगभग अगर जो बैट से निकलते अगर 45 डिग्री से निकलेगी तो फिर वो बाउंड्री के बाहर जाती है। तो अधिकतम दूरी जाकर गिरना है तो उसे जो है 45 डिग्री कोण से जो है गेंद को मारा जाए तो वह आपका अधिकतम दूरी पर जाके गिरेगी। लिफ्ट में एक लड़के का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है जब लिफ्ट जा रही होती है। जी हाँ दोस्तों, नॉर्मल सी बात है, लेकिन साइंस में बेस्ट क्वेश्चन बन जाता है। लिफ्ट में एक लड़के का जो आभासी भार है उसके वास्तविक भार से अधिक हो जाता है जब लिफ्ट क्या है? जा रही होती है। मतलब एक नियत त्वरण से ऊपर की ओर होता है, क्योंकि लिफ्ट में एक लड़के का आभासी भार उसके वास्तविक भार से जो अधिक की बात कर रहे हैं, क्योंकि लिफ्ट एक नियत त्वरण से ऊपर की ओर जा रही होती है। अगला जो प्रश्न है कि वह फूल जिसमें अंकुड़ी, पंखुड़ी, पुंकेसर एवं स्त्री केसर उपस्थित होते हैं क्या कहलाता है? वह फूल जिसमें
अंकुड़ी, पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्रीकेसर जो उपस्थित होते हैं वह आपका क्या कहला जाता है? वह आपका पूर्ण फूल कहला जाता है। पूर्ण फूल वह होता है जिसमें अंकुड़ी, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्रीकेसर हो, और पुंकेसर में परागकण पाए जाते हैं। परागकण किस में पाए जाते हैं पूछा जाए तो पुंकेसर में आपके परागकण पाए जाते हैं। निम्न में से कौन सी फसल मिट्टी को नाइट्रोजन युक्त बनाती है? क्या वह गेहूं है, चना है, मक्का है, आलू है? तो आप सभी लोग जानते हैं जो फसल मिट्टी को नाइट्रोजन युक्त बना दे वह फसल आपका चना है। ठीक है, ट्रेनों में लिखते होंगे ना, ले चना, ले चना, ले चना बोलते हैं ना, तो चना सबसे ज़्यादा यहाँ पे पौष्टिक माना जाता है। और अगर घोड़े को देखते हैं, अगर मजबूत बनाना है तो उसको चना दिया जाता है। और अक्सर हम भी देखे गांव में, गांव से रिलेटेड हैं, गांव से हुए हैं, तो गांव से जुड़े हुए हैं, तो हम देखते हैं बचपन में हम भी जब स्कूल टाइम में जाते थे दौड़ने या मॉर्निंग में, तो वहाँ पे सुबह जो है चना भींच कर खाते थे, थोड़ा सा नमक डाल के, काला नमक और भी, तो सुबह चना का ही भोजन हुआ करता था। अगला जो प्रश्न है, इनमें से कौन एक बीज पत्री है? तो आप सभी लोग जानते हैं जो मक्का होता है वह एक बीज पत्री कहलाता है, और जो आपके सेम है, चना है, गन्ना है, ये द्विबीजपत्री होंगे। लेकिन मक्का क्या होता है? एक बीज पत्री कहलाता है। ओजोन परत को नष्ट करने वाला रसायन का नाम क्या है भैया? बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, वह होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्योंकि यह एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर आज से निकलती है। किसका प्रमुख स्रोत इसका क्या है? रेफ्रिजरेटर, यानी कि एसी वगैरह हो गए। ठीक है, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर मतलब आपका फ्रिज हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य दिया गया है? देखिए, गतिज ऊर्जा का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, यह गलत है। गतिज ऊर्जा का जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर होता है, वनली मीटर स्क्वायर नहीं होता। गतिज ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर होता है। श्यानता गुणांक का मात्रक पाइज है, बिल्कुल सही बात है। कार्य तथा ऊर्जा की विमाएं समान है, यह भी सही है। पृष्ठ तनाव का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर है, यह भी सही बात है। दूध में प्रोटीन है, इसके परीक्षण के लिए कौन सा अभिकर्मक प्रयुक्त होता है? तो दूध में प्रोटीन है, इसके परीक्षण में जो अभिकर्मक का प्रयुक्त होगा वह आपका कॉपर सल्फेट एवं कास्टिक सोडा का घोल हो जाएगा। दूध में उपस्थित प्रोटीन के परीक्षण अगर करना है तो उसमें कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा का घोल प्रयुक्त किया जाता है। कांसा कॉपर अन्य किस धातु की मिश्र धातु कहलाती है? तो कांसा कॉपर जो कहला जाता है यह टिन मिश्र धातु की हो जाती है। किसकी बात करेंगे? टिन मिश्र धातु। इसका उपयोग क्या होता है? बर्तन बनाया जाता है टिन का, और मूर्तियां भी बनाने में उपयोग टिन का होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सौर सेल बनाने में नहीं हो सकता है? देखिए, सिलिकॉन, गैलियम और जर्मेनियम, इन तीनों का प्रयोग सौर सेल बनाने में होता है, लेकिन प्लेटिनम का जो प्रयोग है यह नहीं होता है, क्योंकि यह एक अक्रियशील धातु होती है। इसका आयतन उच्च वर्ग वाला होता है, इसका आयतन ऊर्जा जो है उच्च होती है, तो इस कारण से सूर्य के प्रकाश में इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जन नहीं हो पाएगा, इसलिए प्लेटिनम नहीं होता है, जर्मेनियम, सिलिकॉन और गैलियम होता है। अगला है, फोम के गद्दे एवं तकिए बने होते हैं, किसके बने होते हैं? फोम के गद्दे और जो तकिए होते हैं आमतौर पर भाषा में कह सकते हैं पॉलीयूरीथेन के बने होते हैं। अगला प्रश्न है, पेडागोजी का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान शिक्षण में नवाचार का उदाहरण नहीं है? नीचे ऑप्शंस दिए गए। देखिए, सामुदायिक रेडियो का प्रयोग, एडुसाइड का प्रयोग, कंप्यूटर का प्रयोग, ये तीनों नवाचार शिक्षण के उदाहरण हैं, लेकिन पाठ्य पुस्तक पर अधिक जोर देना ये नवाचार का उदाहरण नहीं है, इसलिए केवल डी। अगला जो प्रश्न है कि जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP, इसका विस्तृत जो है
रूप सर्व शिक्षा अभियान के रूप में हमारे सामने है और इसका उदाहरण होता है नवाचारी कार्यक्रम। अगला प्रश्न है, श्रव्यदर्श साधनों का प्रयोग तर्काधार इस तथ्य पर आधारित होता है कि इससे हमारी दोनों इंद्रियां जो है सक्रिय हो जाती हैं। दृश्य शब्द सामग्री का प्रयोग कब किया जाना चाहिए? तो दृश्य शब्द सामग्री का प्रयोग दोस्तों कब किया जाना चाहिए? तो जब आपकी वस्तु इतनी बड़ी हो कि उसे कक्षा में ना लाया जा सके, जब वस्तु इतनी छोटी हो कि उसे सरलता पूर्वक ना देखा जा सके, जब दूर स्थित किसी वस्तु या व्यक्ति स्थान के बारे में बताना हो, यानी उपरोक्त सभी ऑप्शन में जो है दृश्य शब्द सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए। विज्ञान शिक्षक को इनमें से किसका मूल्यांकन नहीं करना चाहिए? तो विज्ञान शिक्षक को बालक के अधिगम, बालक की उपलब्धि इनका करना चाहिए, लेकिन पाठ सहगामी गतिविधियों को नहीं करना चाहिए। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर की बात करेंगे। अगला जो प्रश्न है कि विज्ञान शिक्षण में मूल्यांकन हेतु प्रयोगात्मक परीक्षणों का महत्व क्या होता है? तो विज्ञान शिक्षण में मूल्यांकन हेतु प्रयोगात्मक परीक्षण का जो महत्व हो जाता है वह आपका बच्चे के व्यवहार की जांच करना भी होता है, बच्चे में सृजनात्मक का मूल्यांकन करना भी होता है, बच्चे की रचनात्मक क्षमता की जांच करना भी होता है, अर्थात उपरोक्त सभी का महत्व हो जाता है। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण की समस्या निम्नलिखित में से कौन सी कहला जाएगी? तो उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण की समस्या के बारे में अगर बात करते हैं तो सबसे प्रमुख जो समस्या हमारी कहला जाएगी वह कहला जाती है बच्चे द्वारा पूर्व अनुभवों के आधार पर विज्ञान के सिद्धांत सीखने, छोटे छोटे प्रतिमानों और प्रौद्योगिक वस्तुओं का स्वयं हाथों से निर्माण न करना, बच्चे द्वारा वातावरण तथा स्वास्थ्य के बारे में अधिक और न जानना। यानी कि ये सभी जो है उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की समस्या में जो है ये सारे आ जाते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण की समस्या ये तीनों हो जाते हैं, इसलिए डी ऑप्शन को हम यहाँ पे चयन करेंगे। अगला प्रश्न है, विज्ञान शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के प्रयोग इनमें से एक समस्या नहीं है। किसकी समस्या नहीं होती है? तो विज्ञान पाठ्य पुस्तक के प्रयोग में किसकी एक समस्या नहीं होती है? देखिए, बच्चों में इनके प्रयोग से आत्मविश्वास पैदा होता है, बच्चों में इनके प्रयोग से उचित दृष्टिकोण पैदा होता है, बच्चे में इनके प्रयोग से शिक्षण संबंधी रुचि उत्पन्न नहीं होती। तो ये गलत है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सी ऑप्शन सही हो जाएगा। रुचि उत्पन्न नहीं होती ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सी ऑप्शन की बात करें। विज्ञान शिक्षण में उपचारात्मक शिक्षण की विधि इनमें से कौन सी नहीं है? देखिए, विज्ञान शिक्षण में जो उपचारात्मक शिक्षण विधि कहलाती है वह अतिरिक्त कक्षाएं हो गई, गोष्ठियां हो गई, विशिष्ट अभ्यास हो गया, लेकिन व्यायाम यह उपचारात्मक शिक्षण नहीं होगा। विज्ञान में व्यायाम जो उपचारात्मक नहीं होता है, अतिरिक्त कक्षाएं लगाई जाएं, गोष्ठियां की जाए, विशिष्ट अभ्यास किया जाए, ये होते हैं। अगला है, एक विज्ञान शिक्षक जो है, आप मान लीजिए आपकी नियुक्त होती है, आप लोग साइंस के टीचर बनते हैं, अध्यापक अध्यापिका बनते हैं, विज्ञान के शिक्षक बनते हैं, तो छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना चाहते हैं, तो इनमें से कौन सा उपाय अधिक महत्वपूर्ण होगा? जिज्ञासा की तृप्ति, अंधविश्वास उन्मूलन, विज्ञान साहित्य का अध्ययन या उपरोक्त सभी? तो अंधविश्वास तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना है और उपाय अधिक महत्वपूर्ण पूछा जा रहा है, तो वह हो जाएगा आपका, सभी लोग बताइए, वह अधिक महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा? देखिए, छात्रों के प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर देकर उनकी जिज्ञासा को तृप्त करना, शांत करना, समाज के फैले अंधविश्वासों को दूर करने का प्रयास करना। तो अंधविश्वास उन्मूलन का अर्थ क्या होता है ये भी समझना जरूरी है। उन्मूलन का मतलब होता है कि समाज में फैले जो अंधविश्वास है उसको दूर करना, उनको समझाना। तो ये बात यहाँ पे सही हो जाएगी। विज्ञान साहित्य का अध्ययन करना, तो विज्ञान विषय से जुड़ी जो खोज रोचक तथ्य हैं उनके बारे में छात्रों को जानकारी देना। तो एक विज्ञान शिक्षक जो है छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के इन सभी का विकास करना चाहिए। तो उपरोक्त सभी डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इसके बाद बात करेंगे अगले प्रश्न की। विज्ञान पाठचर्या के वैध मानकों में से संज्ञानात्मक वैधता के लिए कौन जरूरी हो जाता है? तो विज्ञान पाठचर्या में वैध मानक के संज्ञानात्मक वैधता में देखा जाए जो सबसे जरूरी हो जाता है वह कौन सा कहला जाता है?
वह कहला जाता है विज्ञान को बच्चों के स्थानीय व वैश्विक दोनों के बृहद पर्यावरण के संदर्भ में रखा जाए। क्या होगा? विज्ञान पाठचर्या के वैध मानकों में से संज्ञानात्मक वैधता की कौन जरूरी होता है? और वह जरूरी होता है विज्ञान को बच्चों के स्थानीय व वैश्विक दोनों के बृहद पर्यावरण के संदर्भ में रखा जाए। अगला प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का विज्ञापन शिक्षण में मुख्य उद्देश्य क्या होता है? निदानात्मक, उपचारात्मक, अधिगम का विस्तार या उपरोक्त सभी? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का विज्ञान शिक्षण में जो मुख्य उद्देश्य हो जाता है वह आपके निदानात्मक भी होता है, उपचारात्मक भी होता है और अधिगम विस्तार भी होता है, अर्थात उपरोक्त सभी। इसके बाद अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है पेडागोजी का, कि छात्र भोजन के मुख्य अवयवों की सूची बना सकते हैं। यह शिक्षण के किस उद्देश्य को इंगित करता है? ज्ञान, अवबोध, मूल्यांकन या अनुप्रयोग? तो छात्र भोजन के मुख्य अवयवों की सूची बना सकते हैं, यह शिक्षण के किस उद्देश्य को इंगित करता है? ये दोस्तों अवबोध को इंगित कर देता है, क्योंकि इसमें बच्चा अपने दृष्टिकोण का विश्लेषण, वर्गीकरण, स्पष्टीकरण करता है। इसके बाद जो अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्न में से विज्ञान की कौन सी प्रकृति है? तो विज्ञान की प्रकृति सभी लोग जानते हैं कि विज्ञान एक प्रक्रिया एवं परिणाम दोनों की प्रकृति कहलाती है, प्रक्रिया और परिणाम दोनों का, क्योंकि विज्ञान प्रत्येक तथ्य का अध्ययन करके उसके प्रत्येक भाग का बारीकी से समझने का प्रयास करता है। तो विज्ञान एक प्रक्रिया और परिणाम दोनों की बात करेंगे। अगला है, स्वनिर्मित उपकरणों द्वारा किस मूल्य की उपयोगिता नहीं होगी? देखिए दोस्तों, शैक्षिक मूल्य की, आर्थिक मूल्य की, सामाजिक मूल्य की, इन तीनों स्वनिर्मित उपकरणों में शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक, इन तीनों मूल्य की उपयोगिता होगी। लेकिन मानव श्रम के प्रति अनादर का भाव, अनादर दिया गया है। अगर सादर दिया होता तो अच्छा होता, लेकिन जो व्यक्ति मेहनती है उसको अनादर का भाव किया जाए तो यह तो नेगेटिव होगा। तो स्वनिर्मित उपकरण में आपके मानव श्रम के प्रति अनादर भाव की मूल्य की उपयोगिता नहीं होगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न, कि मैदानी जगहों की अपेक्षा मरुस्थल में दिन जो है अधिक गर्म और रात अधिक ठंड होती है, क्यों होती है? यह जो प्रश्न है ज्ञान आधारित है, अबोध आधारित है, अनुप्रयोग आधारित है या कौशल आधारित हो जाता है। मैदानी जगहों में अपेक्षाकृत जो है मरुस्थल में दिन में अधिक गर्म होगा और रात में अधिक ठंड होगी, क्योंकि ये जो प्रश्न कहला जाएगा यह प्रश्न हमारा ज्ञान आधारित है, कि मैदानी जगहों की अपेक्षा मरुस्थल में अधिक गर्म और रात में ठंड होता है। क्योंकि ज्ञान आधारित प्रश्नों में छात्र क्या है, वैज्ञानिक परिभाषा, सिद्धांत से परिचित होकर उनमें पारस्परिक संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो आई होप सभी लोग समझ गए हैं अच्छे तरीके से। इस प्रैक्टिस सेट में आपने अच्छे तरीके से अटेंड किया, फीडबैक किया, तो कितना स्कोर किया इस प्रैक्टिस सेट में? हमने 60 क्वेश्चन किया है। तो एनसीईआरटी जो बुक का पूरा निचोड़ किया है, तो 60 में से आपका फीडबैक क्या है, आपका स्कोर क्या है, जिसमें समस्त साइंस और पेडागोजी के प्रश्नों को भी कंबाइंड किया गया है, यानी 120 नंबर पक्के करना है। तो ये प्रैक्टिस सेट, आने वाले प्रैक्टिस सेट इंपॉर्टेंट है। और सभी लोग जानते हैं 4 PM में हमारा वीडियो क्लास अपलोड हो जाता है, तो वहां पे जाके आप लोग विजिट कर सकते हैं और प्लेलिस्ट में ऑलरेडी बना दूंगा। तो सभी वंदे मातरम, धन्यवाद सभी का।